हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और आज जो है हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पिछले क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764, ये देख लिखे हैं। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था ना, वो हुआ था सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। जिसमें इसका सेनापति, सिराजुद्दौला का जो है सेनापति कौन होता है? तो मीर जाफ़र होता है। और मीर जाफ़र इसको धोखा देता है और ब्रिटिशर से जाके मिल जाता है। यानी ये कहिए ब्रिटिशर जो है अपने अंदर उसको मिला लेता है, लालच देके, सत्ता का लालच देके। और उसके बाद ये बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला हार जाता है। अगर बोल अगर कहा यह जाता है कि अगर बैटल ऑफ प्लासी अगर जीत जाता है ना, तो ब्रिटिशर का नामो निशान मिट जाता है इंडिया से। ठीक है। लेकिन हमारे ही कुछ देश के गद्दार थे, जिसके कारण हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ बक्सर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहला जो फर्स्ट बैटल कौन था जो धोखे से जीता गया? तो उसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 23 जून 1757 को। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर देखिए। तो बैटल ऑफ जो बक्सर जो है, ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। ठीक है। और ये बक्सर कहाँ पे आपको पता है? बिहार में। बक्सर है बिहार में। और किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो ये देखिए, इसमें 3 राजा थे। जस्ट अ सेकेंड। इसमें 3 राजा थे, है ना। हेक, हेक्टर मुनरो था किसके तरफ से? हेक्टर जो है मुनरो था, ये अंग्रेज की तरफ से था। ठीक है। मुनरो, हेक्टर मुनरो जो था अंग्रेज की तरफ से। और इधर की तरफ से किसके बीच था? इंडिया की तरफ से कौन थे? तो मीर कासिम। ठीक है। शाह आलम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। तो ये 3 मिल के लड़ रहे थे भाई। उसके बाद भी अंग्रेज ने इसको हरा हरा दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास हथियार थे, डिसिप्लिन था, वेल ट्रेन ऑफ मिलिट्री था। कुछ कुछ पॉइंट था जिसके कारण ब्रिटिशर का सुपरमेसी था, यानी ब्रिटिशर जीत गए और ये तीनों हार गए। जिसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। ठीक है। इन तीनों हारते हैं ना, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है और शाह आलम को एक कोरा कागज दिया जाता है कि कल साइन कर रहे। उसके बाद इसको दीवानी राइट देना पड़ता है। दीवानी राइट का मतलब हो गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जितना टैक्स होगा ना, वो सब अब ब्रिटिशर के पास जाएगा। पहले किसके पास जाता था? तो वो मुगल राजा के पास जाता था। लेकिन जब ये बैटल हार गए हैं, बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद किसके पास जाने लगा? तो वो फिर अंग्रेज लोग अपने अंडर कर लिए। तो बेसिकली ये हम था। अब आते हैं मैसूर वार और मराठा वार का रिवीजन करते हैं। देखिए, पहला जो है मैसूर वार कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1769 से 60, यहाँ पे देखिए, 2067 से 69। ठीक है। और ये क्या कौन था? तो हैदर अली था। हैदर अली यानी टीपू सुल्तान का बाप था, फादर था। ठीक है। तो पहला जो युद्ध मैसूर का हुआ था वो 1767 से 1769। फिर सेकंड जो है 70 80 से 84 हुआ था। और थर्ड जो हुआ था 90 से 92। और फोर्थ जो हुआ था 1999। ठीक है। और इसमें जो है टीपू सुल्तान मर जाता है लास्ट में। टीपू सुल्तान मार मर जाता है। और ब्रिटिशर की तरफ से उस समय जनरल कौन थे? वो थे वेला जली, लॉर्ड वेला जली। आपको पता ही होगा, जिनके द्वारा सब्सिडियरीली अलायंस दिया जाता है। ठीक है। यानी सब्सिडियरी अलायंस का मतलब हो गया कि आप राजा हैं किसी के ना, कहीं के राजा है ना, तो ब्रिटिशर का
जितना भी आर्मी मिलिट्री रहेगा वो सब आपका, उसका खर्च सब आपको उठाना है। उसका जितना भी है खर्च आपको उठाना है, और बदले में वो आपको प्रोटेक्शन देगा, ब्रिटिश आपको प्रोटेक्शन देगा। ये सबसे, यानी मिलिट्री भी उसका, खर्च आपका, सारा टेंशन आपका, लेकिन बस उसको आपको प्रोटेक्शन देना है। तो प्रोटेक्शन किससे देना है? ब्रिटिशर से देना है? नहीं, मतलब आपस में ही लड़वाता था, भाई भाई से, हिंदू मुस्लिम, दोस्त दोस्त से। तो हमारा ये हो गया, यानी मैसूर का टोटल 4 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 1767 से 1769, 1780 से 84, और 1790 से 92, और 1799 में लास्ट में टीपू सुल्तान मारा जाता है। और अगर हम पहला बैटल की मैसूर का, एंग्लो मैसूर वार पहला देखें तो 1767 से 69 जो हुआ था, इसमें हैदर अली था। सेकंड जो एंग्लो मैसूर जो हुआ था 1780 से 1784 तक, ठीक है, 1780 से 1784 तक, और इसमें भी हैदर अली था। इस बैटल में जो है हैदर अली मर जाता है, लेकिन युद्ध से नहीं मरता, इसको कैंसर हो जाता है, उसके कारण ये मर जाता है। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान राजगद्दी पर बैठता है। फिर 1790 से 1792 तक अंग्रेज़ों को नाक में दम करके रख देता है। और लास्ट में 1799 में अंग्रेज़ सोचता है कि चलो इसको बहुत हो गया, इसको अब एलिमिनेट करते हैं, यानी ख़त्म इसको करते हैं। तो 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब मराठा वार की बात करें हम, तो 1775 से 1882 तक, 1782 तक हुआ होता है, ठीक है। और सेकंड जो एंग्लो मराठा वार होता है वो 1803 से 1805 तक होता है। थर्ड जो होता है 1817 से 19 तक होता है, ठीक है। और एक 1802 में ना ट्रीटी ऑफ बसीन होता है, उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। उसमें ट्रीटी में कुछ उल्लंघन होता है, जिसके कारण लास्ट में, जैसे 1802 में ट्रीटी हुआ और 1803 से 1805 में मराठा का युद्ध शुरू हो गया। तो इसका मतलब इससे यही पता चलता है कि कुछ ट्रीटी हुआ होगा और जिसको किसी ने नहीं माना होगा, जिसके कारण युद्ध हुआ। ठीक है, तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। आज जो हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश। वेयर होना चाहिए, व्हाट क्यों पूछ रहा है यार। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट मतलब फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। देखिए, पहला जो कॉटन मिल बना था ना वो था मुंबई में। और ये कब बना था? तो ये बना था 1853। ये बना था 1853 में। और अगर हम जूट मिल की बात करें, पहला जूट मिल कब बना था? वो बना था 1855 में। और ये कहाँ पे बना था? तो ये बना था कलकत्ता। कलकत्ता में जूट मिल। कॉटन मिल बना था 1853 में। जूट मिल बना था 1855 में। ठीक है, कॉटन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यानी सबसे ओल्ड जो है यूनियन कौन सा है? तो ऑप्शन ए INTUC, जिसको इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बोलते हैं। बी सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन। ऑप्शन सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या ऑप्शन डी भारतीय मजदूर संघ। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अगर इसको आपको कमेंट करके बताना है ये कब बना था। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, इसको आप सर्च कीजिएगा, 90-20 या 80-20 के आसपास ही हो है। दोनों ऑप्शन अब मैंने आपको दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो आपको पता है कहाँ होगा आयरन स्टील, जो हमारे टाटा जी हैं उन्हीं का तो है। ऑप्शन ए टाटा स्टील, अभी देखे हुए टाटा का छड़ आता है, टाटा का नमक आता है, बहुत कुछ आता है टाटा का। तो ऑप्शन ए भद्रवती, ऑप्शन बी पूर्णा बर्नपुर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, या ऑप्शन डी भिलाई। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन से
ये हमारे जमशेदपुर टाटा इन्हीं के नाम पे शहर भी बस गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड का हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, यानी जो ब्रिटिश जो है रेलवे को इंट्रोड्यूस किए, क्यों किए, किस लिए किए? तो ऑप्शन ए, टू प्रमोट हेवी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, फैसिलिएट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये देखेंगे। ऑप्शन सी देख लीजिए, मूव फूड स्टॉप इन केस ऑफ फेमिनाइन, यानी अगर कहीं फेमाइन आ गया, ठीक है, तो उसमें जो है भोजन को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो गरीबों का खून चूसते थे, उसका शोषण करते थे, ठीक है, उन पे जुल्म करते थे। तो सी भी गलती हो गया। ऑप्शन डी देखिए, इनेबल इंडिया टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई इंडिया के लिए थोड़ी लाए थे, वो तो अपना फ़ायदा के लिए लाए थे कि कहीं अगर रिवोल्ट हो जाए तो आसानी से सैनिक को यहाँ से वहाँ मूव किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का बी, ठीक है, 4 का आंसर हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया द परमानेंट सेटलमेंट वाज, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलाजली। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया है। और सब्सिडरी अलायंस जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था लॉर्ड वेलाजली के द्वारा। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5 का आंसर हो जाएगा बी। परमानेंट सेटलमेंट क्या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसमें क्या था कि परमानेंट कर दिया गया था फार्मर को कि आप यहीं खेती कीजिएगा, यहाँ से वहाँ मूव आपको नहीं करना है, जो कि ये फेल हो गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन, तो रेलवे लाइन जो है पहली बार कब आया था इंडिया में, किस ईयर में? तो ऑप्शन है 1833, 1853, 1857 या 1861। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चला था? द मुंबई से थाने के बीच में चला था 1853। ये किसके समय आया था? तो लॉर्ड डलहौजी, वही डलहौजी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, यानी हड़प की नीति लाया था। तो सबसे पहले हड़प कौन सा एरिया हड़पा था? तो सत्तारा। सत्तारा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये सब क्वेश्चन है मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 1856 तक रहता है। और इसके बाद कौन आता है? तो आता है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिन। ये कौन होता है? तो ये जो क्वीन होता है ना, उसका भतीजा होता है। और इसी के समय क्या होता है? तो 1857 की क्रांति, मारो फिरंगी को, ठीक है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी इंटरवेंशन इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 रिजल्टेड इन द इन्हांसमेंट ऑफ वेजेस फॉर द वर्कर बाय। देखिए, जब जैसी गांधी जी आए ना, सबसे पहले उन्होंने क्या खाया? केक खाया, केक, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो चंपारण तो आपको पता ही है कहाँ है, बिहार में। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को स्ट्राइक किए थे, जिसमें इनका भी जीत हुआ था, गांधी जी का। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें भी गांधी जी का बात माना गया था। गांधी जी जैसे ही अफ्रीका से आए ना, तो 3 लगातार स्ट्राइक किए ब्रिटिशर पे, ठीक है। और इनका मेन क्या था? नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करेंगे हम, तो अनशन करेंगे, सच्चाई से लड़ेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। तो इसमें पूछा जाए 7 नंबर क्वेश्चन में, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होता है। ये लोग मानते हैं कि हमारा, ये लोग मांग मांग करते हैं लेबर लोग कि हमारा जो वेज है ना, वर्कर लोग का वेज जो है बढ़ा दिया जाए। तो इसमें कितना परसेंट तक उनको फिर बात माना जाता है? तो ऑप्शन है 10%,
ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी 35%। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। ठीक है, इनका वेट जो बढ़ाया जाता है ना वो 35% का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन ग्रीवेंसेज ऑफ पीसेंट इन चंपारण। देखिए ये 1917 में हुआ था, चंपारण जो हुआ था ना 1917 में, ये दोनों हुआ था 1918 में। गांधी जी कब आए थे? गांधी जी आए थे इंडिया में 1915 में। 1916 में उन्होंने पूरा इंडिया को भ्रमण किया था, यानी घूमा था, और फिर 1917 में उन्होंने लॉन्च कर दिया चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, अब लेंगे हम छीन के आज़ादी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। देखिए मेन 8 में पूछ रहा है ना कि मेन ग्रीवेंसेज ऑफ पीसेंट इन चंपारण सत्याग्रह वाज रिगार्डिंग, यानी किस लिए वो लोग जो है मांग कर रहे थे, क्या मांग कर रहे थे। तो ऑप्शन ए वापस ऑन इलीगल टैक्स, नहीं इलीगल टैक्स नहीं था। ऑप्शन बी ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, तो ये भी नहीं था। ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू डिमांड, ये भी नहीं था। वो देखिए वो लोग तीन कटिया सिस्टम था, वो लोग तीन कटिया सिस्टम से का शिकायत करे, जैसे कि 3/20, यानी 20 पार्ट में है, 20 बीघा बोलते हैं इसको। 20 बीघा में ना तीन, मतलब 3 पार्ट इसको आपको नील की खेती करना है। जैसे कि ये 20 है ना, तो इसमें से 3 पार्ट में आपको नील की खेती करना है, और इसी को तीन खटिया सिस्टम बोल देते हैं। अच्छा, तीन खटिया सिस्टम का विरोध क्यों होता था? क्योंकि अगर आप किसी खेत में नील का खेती लगाइएगा ना, तो आपका जो है ज़मीन जो है, सॉइल जो है वो बंजर बना देता है, यानी उसके बाद कुछ उसको उसमें उगा नहीं सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि इनका जो पैसा जो दिया जाता था ना वो बहुत कम दिया जाता था, बहुत लो रेट पे इनको खरीदा जाता था। और यही जब यूरोपियन मार्केट में लोग जो बेचते थे, वो लोग हाई प्राइस में बांटते थे, हाई प्राइस में बेचते थे, बांटते नहीं थे, बेचते थे। ये रीज़न था बहिष्कार करने का। तो 8 हमारा हो गया, 8 कैंसिल हो जाएगा। बी डी तीन खटिया सिस्टम चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? तो तीन खटिया सिस्टम में। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमुलेटेड इन। तो पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब प्रोमुलेट हुआ, यानी कब लगा, कब चालू हुआ? तो ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1887 या ऑप्शन डी 1898। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1881 में। और इसमें के वाइस राय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। ठीक है, और 1882 में कौन सा आता है? तो इल्बर्ट बिल आता है, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है। क्यों? कि अगर इसलिए कंट्रोवर्शियल रहता है कि ये बिल कहता था ना कि अगर आप इंडियन है ना, तो आप ब्रिटिशर पे, कोई भी ब्रिटिशर रहेगा तो उस पर आप मुकदमा चला सकते हैं, उसको जेल भेज सकते हैं, उसको फांसी लगा सकते हैं। इसका फिर विरोध होने लगा, कैसे इंडियन जो है ब्रिटिशर पे, ब्रिटिशर को हुकूमत पे चला सकते हैं। तो लास्ट में ये बिल जो है ना, ये बिल को कैंसिल करना पड़ा। पढ़िएगा, स्पेक्ट्रम में सब दिया हुआ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच बैटल विद इन बैटल ए हाफ सेंचुरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी द फेनोमेनल प्रोस्पेरिटी ऑफ बंगाल सफर ए सीरियस बैक। यानी जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना, तो बंगाल बहुत सफ़र ए सीरियस बैक, यानी बहुत इसको सफ़र करना पड़ेगा। तो ये आपको पूछ रहा है क्या सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ प्लासी जब अम, जीत गया अंग्रेज लोग, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्स इंक्रीज किया, अ, बहुत सा अत्याचार किया, सब अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, उसको वहाँ का टैक्स भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। उसका रीजन दे रहा है, द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन गुड फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यानी सबसे पहले जो है कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से, वो इंक्रीज इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया वाइल इट डिक्लाइन इन बंगाल। यानी ओवरऑल इंडिया से इंक्रीज किया और बंगाल से डिक्रीज किया, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ट्रू है, आर फॉल्स है। तो 10 का हो जाएगा सी।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर मेड एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उसमें कौन इंडिया फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया। तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो हमारे जो हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये थे दादा भाई नौरोजी। और गोपाल कृष्ण गोखले के बात करें तो ये महात्मा गांधी के गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ना, आज जो है कांग्रेस कांग्रेस जो बना है ना, ये कांग्रेस जो है इन्हीं का देन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और देखिए ये सब जो चारों लीडर है ना, वो मॉडरेट लीडर हैं, यानी इनको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के साथ, ये जो भी सत्याग्रह करते थे वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के साथ कह रहे थे। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दादा भाई नौरोजी ने ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापना किया था, ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। और वहाँ ये बताते थे कि देखो तुम्हारे ब्रिटिशर हमारे इंडियन पे कैसे जुल्म सितम कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। तो किस सिस्टम के तहत ब्रिटिशर जो है डायरेक्ट रेवेन्यू फार्मर से लेते थे। तो क्यों डायरेक्ट ले रहे थे, क्योंकि बीच में जो ज़मींदार जो थे ना वो लोग करप्शन करने लगे थे। जैसे कि आपसे लेते थे 100 रुपया, वहाँ अंग्रेज को देते थे 20 रुपया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये सिस्टम सही नहीं है, अब दूसरा सिस्टम लाएं। तो लास्ट में रैयतवारी लाते हैं, ठीक है, सॉरी जस्ट मिनट, अनावारी, लास्ट में जो है ना अनावारी लाते हैं। और ये लोग फिर डायरेक्ट फार्मर से कलेक्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों ये देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, कि इसमें आंसर होना चाहिए रैयतवारी, लेकिन इसमें आंसर दे रहा है सी, जो कि गलत मुझे लग रहा है। आप कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये मैं 100% श्योर है कि रैयतवारी ही होगा। 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रैयतवारी। ये किसके द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था। तो ये 1820 में लाया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा। ये कहाँ के गवर्नर थे, तो मद्रास के गवर्नर थे। सॉरी रैयतवारी जो था ना वो 1820 में मद्रास में अप्लाई किया गया था। इसका जो नाम था वो थॉमस मुनरो था, इन्हीं के द्वारा गवर्नर थे वहाँ के मद्रास के, सबसे पहले इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन 1848। देखिए अगर इस समय आपका टाइमलाइन मालूम होगा ना कि कौन कितने तक रहा था। देखिए गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी जो है ना 1856 तक रहा था, 1800 आई थिंक 43 से 46 से आई थिंक, देख लीजिए कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये 1856 तक रहा था, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग आया था, और लॉर्ड कैनिंग 1857 में विद्रोह हुआ था। तो 13 का जो ऑप्शन देख लीजिए, PWD बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, तो वो किसके समय आया था। तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलाजली, या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सब में लॉर्ड लॉर्ड लगा हुआ देख रहे हैं, लॉर्ड कहने के लायक नहीं है लोग, लॉर्ड लॉर्ड लगाया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जिसके द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। ये सब स्टैटिक का पार्ट है, अब सब स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो सब दिया हुआ है, लूसन में पढ़िएगा तो उसमें भी दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू थाने लेड। यानी इसका डेट पूछ रहा है, पहली बार जो ट्रेन चला था वो मुंबई टू थाने चला था 1853 में। अच्छा इसमें क्वेश्चन वही पूछ रहा है, डेट ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 1853,
ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1858। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, आंसर हो जाएगा इसका ए। 15 नंबर क्वेश्चन, द काउज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वाज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मेन रीजन था डिक्लाइन होने का वो क्या था? ऑप्शन ए डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी नॉन एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी हाई टैरिफ रेट ऑन एक्सपोर्ट ऑन टू ब्रिटिशर, या ऑप्शन डी नॉन एबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्समैन। 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ये लोग क्या करते थे ना, ये ब्रिटिश लोग बहुत साड़े थे यार। इसलिए जैसे कि इंडिया का कोई गुड है ना, गुड्स यानी कोई भी प्रोडक्ट, उसको अगर ब्रिटिशर में भेजना है ना, तो ये लोग यहाँ पे एक पता होता है, ड्यूटी होता है, टैक्स होता है, वो लोग बहुत इंक्रीज करते हैं। जैसे कि ये 100 रुपये का है ना, तो इस पे जो है 50 रुपये का टैक्स लगा देते हैं। यानी टोटल अब जो हो गया ब्रिटेन में इसका कॉस्ट हो गया 150 रुपया। तो 150 रुपया हो गया। अब वहाँ जो बिकेगा वो तो कुछ मार्जिन लेके यानी कुछ मुनाफा लेके फ़ायदा लेके बेचेगा, तो 155 का ही बेचेगा। तो ये लोग इतना महंगा हो जाता था कि ब्रिटिश जो है इंडिया प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था, जिसके कारण जो है वहाँ का जो बाज़ार में कंपटीशन था, लोकल जो वस्तु था उससे कंपटीशन नहीं कर पाता है। वही जब ब्रिटिशर अपने यहाँ से इंडिया में कोई सब ऑब्जेक्ट लाते थे, कोई प्रोडक्ट लाते थे, जैसे उसका दाम है 100 रुपया ना, तो यहाँ पे टैक्स जो मान लीजिए कि बहुत कम लेते थे, यानी यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया टैक्स लेंगे, तो इसका टोटल कॉस्ट हो गया 101। तो ब्रिटिशर का जो प्रोडक्ट होता था उसका अपना जो टैक्स लेते थे वो लोग बहुत कम लेते थे। इंडिया का जो प्रोडक्ट था उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, इसलिए वहाँ का कंपटीशन कर नहीं पाता था। दूसरी बात ये था कि इंडिया का जो प्रोडक्ट था ना वो हैंडमेड था, यानी हाथ से बना हुआ रहता था। वही अगर ब्रिटिशर का बात करें तो वो उस समय जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, जिसके कारण जो है बहुत चीप एंड बहुत लो में प्राइस में आप इसको मिल सके, उसका प्रोडक्ट आता था ब्रिटिशर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी, क्योंकि हाई टैरिफ टैक्स लगा देते थे ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में ये लोग ले जाते थे, जिसके कारण डिमांड बहुत कम गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट रेलवे लाइन वेयर लेड डाउन इन इंडिया अंडर विच ब्रिटिश गवर्नर। तो कौन से ब्रिटिश गवर्नर के समय रेलवे लाइन बिछा था, चला था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलाजली, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बोला का आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड कर्जन का समय पता ही है आपको, बंगाल डिवीज़न। लॉर्ड लिटन का समय आर्म्स एक्ट, और लॉर्ड वेलाजली के समय सब्सिडरी अलायंस। ये सब आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेन इंडिया, द इकोनॉमिक ट्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूलर। यानी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ थ्योरी दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, एंड ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक बनाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे सेटलमेंट किया गया था? तो ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अभी तो ऊपर में हम लोग देखे ना सेम टू सेम क्वेश्चन। सपोज दैट ये हमारा प्यारा इंडिया है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, तो ये दोनों में लगा था। रैयत रैयत मतलब किसान, रैयतवाड़ी जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, सॉरी सब्सिडरी अलायंस। जस्ट मिनट, 1880 का से मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे,
रैयतवाड़ी में क्या होता है ना कि जैसे ये ब्रिटिशर है, ये किसान है, और बीच में जमींदार है। तो ये लोग ना जमींदार को हटा दिए थे। डायरेक्ट जो टैक्स लेते थे वो डायरेक्ट टैक्स किसान से लेते थे। जमींदार को क्यों हटा दिए थे? क्योंकि ये लोग बहुत करप्शन करने लगे थे, लूट मार चोरी छपारी करने लगे थे, उस पर किसान को शोषण करने लगे थे। तो इसलिए इनको लगा कि बीच वाले को हटा देते हैं, जमींदार को हटा देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर जो है डायरेक्ट जो है पीसेंट से, किसान से टैक्स लेते थे, कलेक्ट करते थे खुद से। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑथर बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी अमृतया कुमार सेन। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज क्रेडिट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा ये बंगाल बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विपन, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलाजली। तो लॉर्ड कर्जन का समय बंगाल डिवीजन हुआ था बंगाल का। लॉर्ड रिपन का समय एक फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, और 1882 में एल्बर्ट बिल आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय परमानेंट सेटलमेंट, और लॉर्ड वेलाजली के समय सब्सिडरी अलायंस। देख लीजिए हमारा मिलता जुलता आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज एसोसिएटेड विथ रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स ऑफ मद्रास? तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है मद्रास, कौन इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास से कौन रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए मैल्कन, ऑप्शन बी मेडखाप, ऑप्शन सी मुनरो, या ऑप्शन डी एलिफेंट स्टोन। 21 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा थॉमस मुनरो। इनका नाम है पूरा थॉमस मुनरो। और जो सबसे पहले रैयतवाड़ी जो सिस्टम आया था ना वो आया था मद्रास में 1820 में। ये कंफर्म हो लीजिए एक बार डेट, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है वो 1820 में ही लागू हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फीचर ऑफ? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है किसका फीचर था? तो ऑप्शन ए जमींदारी सिस्टम, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑप्शन सी महलवारी सिस्टम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये जो हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा जमींदारी सिस्टम। मतलब जो किसान जहाँ है ना वहीं खेती करेगा, कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द जर्नलिस्ट हु होल हार्टेड चैंपियन द काउज ऑफ इंडिया मूवमेंट वाज? नेम द जर्नलिस्ट हु होल हार्टेडली चैंपियन द काउज ऑफ इंडिगो मूवमेंट। इंडिगो मूवमेंट में किनका योगदान है? तो ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी बरिंदर घोष, ऑप्शन सी हरीश चंद्र मुखर्जी, या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हरीश चंद्र मुखर्जी। इन्हीं का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिगो मूवमेंट में। ये जर्नलिस्ट हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको ए बी सी से मिलाना है। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल, लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर, लैंड अलॉटेड टू ईच पीसेंट विथ राइट सबटल मॉर्टेज ट्रांसफर गिफ्ट और सेल। यानी देखिए यहाँ पे जो जागीरदारी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, रैयतवाड़ी सिस्टम का पूछ रहा है, महलवारी सिस्टम का पूछ रहा है। मैं आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे महल है ना, महलवारी में महल को पकड़िए। महल मतलब होता है विलेज, यानी ये जो टैक्स है ना ये पूरा विलेज से लिया जाएगा, किसी पीसेंट से या फार्मर से नहीं, डायरेक्ट विलेज से लिया जाएगा। इसको महलवारी सिस्टम बोल देते हैं। जागीरदारी, और एक और ऊपर में क्या है, जमींदारी। तो अगर हम कोई एक ऑप्शन पकड़ते हैं 24 का, देखिए बिग फ्यूडल यानी बड़े फ्यूडल लैंडलिज्म को उसको क्या बोलते थे? जागीरदारी बोलते थे। ठीक है, बहुत बड़ा जो था उसको जागीरदारी बोलते थे। और लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर और रेंट कलेक्टर, लैंड अलॉटेड टू ईच पीसेंट विद द राइट टू सब्सिडल। तो सी का जो आंसर हो जाएगा, सी का हो जाएगा वो हो जाएगा रैयतवाड़ी। देखते हैं सी का 2 दिया है कि नहीं। बिल्कुल दिया है।
सी का 2 दिया है, ए का 1 दिया है, तो यही दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन होगा। और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो फार्मर और लैंड अलॉट रेवेन्यू, फार्मर और रेंट कलेक्टर, और यहाँ पे क्या है ऊपर में, देखिए ये जो है ना रेवेन्यू सेटलमेंट एट विलेज, तो गांव वाला जो है ना ये हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा, यानी डी का हमारा 3 हो जाएगा। 3 क्या है, महलवारी, हाँ महल मैंने आपको बताया था कि विलेज होता है, तो डी का 3 हो जाएगा। ए का 1, सी का 2, डी का 3। तो देखिए इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है हमारा क्या, तो बिल्कुल है। बी का क्या मैंने मारा है, सी का 2 मारा है, सी का 2 और डी का 3, तो ये इससे मिलता जुलता आंसर जो है वो हो जाएगा बी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये 24। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 जमींदार वेयर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा टू द फार्मर विच वेयर नॉट इशू बाय मेनी ऑफ द जमींदार, रीजन वाई। तो भाई इसको करप्शन करने में मज़ा आता था, क्योंकि अगर पट्टा है मान लीजिए कि 1 बीघा का, और अगर 1 बीघा उस पर खाता बही पे लिखा जाएगा, तो अंग्रेज लोग इससे 1 बीघा का टैक्स मांगे। लेकिन ये लोग बहुत चालाक थे, जमींदार लोग भी, और ये लोग उसका कम पट्टा का आधा जमीन का बना के उसको टैक्स भरते रहते थे। तो ऑप्शन ए जमींदार वेयर ट्रस्टेड बाय फार्मर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन जमींदार, ऑप्शन सी इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी द फार्मर वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टा, तो वो लोग इंटरेस्टेड थे भाई, क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका शोषण होता था, उन पर जुल्म सितम होता था, उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। तो हमारा जो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, कोई ऑफिशियल चेक नहीं था कितना टैक्स आ रहा है, कितना फार्मर से कलेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए तो रैयतवाड़ी सिस्टम आया था, ताकि बीच वाले ज़मींदार को हटा दो, और जो है ब्रिटिशर जो है डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत करप्शन करते थे, बहुत चोरी लूट मार करते थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय, तो पहला जो है इंडिया जो है फाउंड किया गया 1881 में, मतलब बैंक का नाम पूछ रहा है, कौन सा बैंक था, तो ऑप्शन ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी पंजाब सिंध बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, या ऑप्शन डी अवध कमर्शियल बैंक। देखिए सबसे पहले जो बैंक आया था ना 1881 में, वो आया था अवध कमर्शियल बैंक, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अवध कमर्शियल बैंक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश colonial कंट्रोल ऑफ इंडिया। ये फ्रेज था, मतलब जो भी वो लोग जैसे हाई टैक्स मांगते थे, तो उसको क्रिटिसाइज कौन किया, यानी उसका आलोचना कौन किया, उसको भरा बुला कौन कहा, तो ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यार, मित्रों जानते हैं, अगर ये चाहते तो आराम से रहते थे, वहाँ रहते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया के लिए लड़ा। 28 नंबर क्वेश्चन देंगे, विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो रैयतवाड़ी सिस्टम आपको इसमें पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऑप्शन ए द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय पीसेंट टू द गवर्नमेंट, आपको बताना है, तो मैंने बताया था कि हाँ ये सही है, डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था, दिया जाता था, जमींदार को बीच में से हटा दिया गया था। ऑप्शन बी द गवर्नमेंट गिव पट्टा टू रैयत, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी द लैंड वेयर सर्वेड एंड असेस बिफोर यूजिंग टैक्सेस, तो अगर कोई ज़मीन है ना उसको पहले सर्वे किया जाता था कि इसमें कितना उपज होता है, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाता था, तो हाँ ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग,
द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी। फिर दादा भाई नौरोजी का क्वेश्चन रिलेटेड है कि कितना सारा क्वेश्चन दादा भाई से पूछा गया है। हु काउज इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज। तो कंट्रीब्यूशन मेन क्या उनका रहा है, तो एक्सपोज द इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर। तो बिल्कुल सही है, इन्होंने जो भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो भी शोषण कर रहे थे, उसको वहाँ पे लंदन में बताते थे कि देखो कैसे ब्रिटिशर इंडिया में जाके टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो 21 का जो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, 29 का सेकंड ऑप्शन देखिए, इंटरप्रेटेड द एंशियंट इंडिया टैक्स एंड रीस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया। तो नहीं, ये तो गलत है भाई। वो जो है इंडिया टैक्स को में नहीं, वो रिस्टोर यानी उसका जो इंडिया टैक्स था उसका व्याख्या नहीं करते थे। ऑप्शन देखिए, अगर 2 आपको मालूम चल गया ना, तो 2 से मालूम चलेगा कि 2 गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हुआ। बाकी ऑप्शन 1 तो सही है ही। तो थर्ड नंबर देखना, थर्ड सही है कि नहीं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। थर्ड देखिए, द स्ट्रेस द नीड फॉर इराडिक्शन ऑफ ऑल सोशल इविल बिफोर एनीथिंग। तो ये भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। तो अगर थर्ड अगर मालूम रहता ना गलत है, तो ये सबको एलिमिनेट कर देता, हमारा जो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता, हो जाता ए। ठीक है, 29 का हो जाएगा ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, हाली सिस्टम कंसर्न्ड। तो हाली जो है किससे रिलेटेड है, तो बॉन्डेड लेबर, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीसेंट, या ऑप्शन डी इलिटरेसी। तो 30 का जो आंसर हो जाए वो हो जाएगा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। तो ज़बरदस्ती काम कराया जाता था यार, इतना काम कराया जाता। आप पढ़िएगा ना स्पेक्ट्रम तो बहुत अफसोस लगता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लूसेंट का सीरीज चल रहा है। और जैसे ही लूसेंट का सीरीज ख़त्म होगा, मैं आपके लिए साइंस का सीरीज लाने वाला हूँ। मैं अभी ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म होने का हिस्ट्री सीरीज। अगर नहीं ख़त्म होगा, लेट भी लगेगा, तो मैं आपके लिए साइंस का चालू कर दूँगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो करेंगे सोशल रीजन मूवमेंट 20वीं सेंचुरी। ठीक है, तो बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर